नमस्कार स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का career.com के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आप लोग सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी इस बात का कि कुछ दिनों से मैं व्यक्तिगत कारण, कुछ पर्सनल रीजन से रीजनिंग के क्लासेस को नहीं ले पा रहा था। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत मैसेजेस आए, ये भी मुझे देख के अच्छा लगा कि यूट्यूब मेरा उन स्टूडेंट्स ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है जिनको हम लोग पहुँचाना चाह रहे थे। तो उनका मैसेज आता है, सर आपका यूट्यूब क्लासेस आ नहीं रहा है, हम लोग रिमोट एरिया में रह रहे थे, तो क्लासेस छूट जाने के बाद हम लोग आप लोग के आपके यूट्यूब से हम लोग को रिवीजन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगा कि चलिए, जिस पर्पज से हमारा यूट्यूब चालू किए थे हम लोग, वो पर्पज पहुंच रहा है, वो फुलफिल हो रहा है, धीरे धीरे ही सही बट फुलफिल हो रहा है। तो मैं पहली बार पहले ही माफी मांग लिया हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे इसी तरह क्लासेस आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग उसका फायदा उठाते रहे। तो आज मैं सैंकी सर आप लोगों के पास सिलोलिज्म, जी हाँ आपने सही सुना, सिलोलिज्म रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसको समझ में आ गया उसके लिए हलवा, और जिसको समझ में नहीं आया वो अपना सर पीटते रह जाता है ये पूरे चैप्टर्स में। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा पूरी आपके आईक्यू, आपके लॉजिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। बाकी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कुछ रखे हुए चीज है, आप कर लिए, आप उसमें रीजनिंग में निकल जाते हो। बट ये चैप्टर ऐसा है जहां पर आप रट के आगे नहीं जा सकते हो, और वहां अपना दिमाग, अपना आईक्यू, अपना लॉजिकल एबिलिटी लगाना ही पड़ेगा। और उसी चैप्टर्स को लेकर के आए हैं जिसको रीजनिंग के चैप्टर्स में एक तरह से ब्रह्मास्त्र बोला जाता है कि आया तो आया, नहीं आया नहीं आया, ये वाला सीन रहता है। और खासकर बैंकिंग के एग्जाम्स में, खासकर स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में सिलोजिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कर जाता है, और इसमें बहुत डीप क्वेश्चंस भी पूछता है। तो मैं सारा चीज बताऊंगा। तो आज मैं क्लास वन यानी क्लास वन लेके आ गया हूं रीजनिंग का, जिसको सिलोजिज्म का पार्ट वन में आज कराऊंगा। फिर बहुत जल्द पार्ट टू भी मिलेगा, तो आप लोग बने रहे, पार्ट वन पार्ट टू आपको मिलते रहेगा सिलोजिज्म में। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग सिलोजिज्म को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक सवाल सबके मन में आता है कि सर आप लोग सिलोजिज्म किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाते हैं? जी हाँ, सही सुना, सिलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें, सॉरी, इंटरनेट पे लाखों प्रोसेस, लाखों मेथड आपको मिल जाएंगे, बट जो एज ए टीचर हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि हम लोगों को और कोई तरीका नहीं पता या नहीं बता सकते। बात यह है, समझो, देखो, बहुत सारे मेथड, जैसे कहीं कहीं 150 मेथड आता है, कहीं कहीं वेन डायग्राम आता है, कहीं कहीं क्रॉस सेक्शंस मेथड आता है, तो बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली ये तीन यूज होता है। तो कौन सा मेथड एज ए टीचर हम लोग को बेस्ट लगता है? तो देखो, पहली बात क्लियर, सबकी अपनी अपनी प्लस पॉइंट है और सबकी अपनी अपनी माइनस पॉइंट है। एक टीचर होने के नाते, एक इतने साल इस लाइन में देने के बाद हमें जो एहसास हुआ, खासकर मुझे ये फील हुआ कि वेन डायग्राम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल को वेन डायग्राम कहीं ना कहीं आसान कर देता है ना। खासकर बैंकिंग के एग्जाम में जहां पर ओनली एंड फ्यू और ये सब कॉन्सेप्ट जब आता है, वहां पर थोड़ा वेन डायग्राम सपोर्ट करता है। मैं 150 का बुराई नहीं कर रहा, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट 150 से मुझे ज्यादा कन्वीनियंट वेन डायग्राम लगता है, तो इसीलिए मैं वेन डायग्राम मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है। और फिर फ्यूचर वीडियो में भी बनाऊंगा कभी, तो अभी मैं वेन डायग्राम से आप लोगों को सिलोजिज्म बताता हूँ, फ्यूचर में मैं 150 से भी बता दूंगा, जिससे आप लोग खुद तय कर लेना। किसी को, बहुत जन ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके दिमाग में 150 बैठा हुआ है, तो 150 से बनाना, जिनको वेन डायग्राम आता है वो वेन डायग्राम से बनाना। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ दोस्तों, अपने जो बेसिक है उसको चेंज मत करना, है ना। अपने बेसिक से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। मान लो कि प्रैक्टिस करते आ रहे हो वेन डायग्राम का, और अचानक से 150 से बनाने लगोगे तो शुरुआती तौर पे गलती होने लगेगा। तो जिसमें जो आदत बन गया है, प्रैक्टिस बन गया है, उसी से बनाओ, कोई उसमें गुरेज नहीं है। मैं अभी वेन डायग्राम से बता देता हूं, ऑन फ्यूचर में 150 प्रोसेस से भी बता दूंगा, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक। बहुत दिन बाद आ रहा हूं, इसीलिए मैं पहला बोल रहा हूं, माफ करोगे। और सिलोजिज्म को, तो सिलोजिज्म जानने से पहले आप लोगों ने एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जो सिलोजिज्म नहीं पढ़ा है वो वापस, अगर वेन डायग्राम चैप्टर यूट्यूब में दिया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वेन डायग्राम पढ़ लो। अगर वेन डायग्राम आता है तो सिलोजिज्म में थोड़ी सी आसानी होगी, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा ध्यान दोगे तो आप बन लोगे। लेकिन मेरा एक सजेशन है, इस चैप्टर में पढ़ने से पहले एक बार अगर वेन डायग्राम नहीं आता है तो वेन डायग्राम को जरूर देख लो। तो चलिए देखो, हम लोग सिलोजिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सिलोजिज्म में तीन तरह का मेन वेन डायग्राम का फिगर यूज होता है। एक फिगर यूज होता है सम का, एक फिगर यूज होता है ऑल का, और एक फिगर यूज होता है नो का, है ना। सम के डायग्राम को आप कैसे बनाते हो? इस तरह, ये सम का कॉन्सेप्ट है। ऑल के कॉन्सेप्ट को आप कैसे बनाते हो? इस तरह।
और नो के कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से डायग्राम को करते हो, दो अलग अलग फिगर, बस वेन डायग्राम में फर्क होता है, अलग अलग रखते हैं, बट इसमें ऐसे करके काट देना, ये कंफर्मेशन दिखाता है कि एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। बेसिकली ये तीन फिगर जो होता है, तो देखो गलती मत करना, बस ये तीन चीज याद रखना इस तीन फिगर को, सम का, ऑल का और नो का, यही तीन पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास 1 पार्ट 1 को शुरू करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सिलोजिज्म में दो चीज होता है, एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन। ऐसे समझो, स्टेटमेंट होता है मालिक और कंक्लूजन होता है गुलाम। तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट में गुलाम कभी जा नहीं सकता, यानी मालिक का ऑर्डर जितना बोला जाता है उतना ही करना होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आपने देखा होगा, बहुत साल पहले हम लोग जब छोटे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, एक मूवी था सलमान खान का बंधम मूवी, है ना, जिसमें जैकी श्रॉफ उनके जीजा जी का कैरेक्टर प्ले किए थे और सलमान खान उनके साले साहब का। तो उस मूवी में स्टोरी कुछ ऐसा था कि जैकी श्रॉफ दहेज में सलमान खान को साथ में लेके आते हैं। उस मूवी का एक बहुत फेमस का डायलॉग था, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो सिलोजिज्म में भी वही करना है, जो स्टेटमेंट बोलेगा कंक्लूजन वही करेगा, उससे ज्यादा कंक्लूजन कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। यानी स्टेटमेंट को मान लेना है मालिक या जीजा, जो मानना है मान लो, और कंक्लूजन को उसका साला मान लो या नौकर मानना है, जो मानना है मान लो। कंक्लूजन अपने से कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट बोलेगा उसी पे टिका हुआ रहेगा, है ना। स्टेटमेंट बोला उठ तो उठेगा, स्टेटमेंट बोला बैठ तो बैठेगा। जनरली सिलोजिज्म में एक स्टेटमेंट के जनरली 8 तरीके से उसका कंक्लूजन बन सकता है, 8 तरीके से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का बात हम नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी का बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, पॉसिबिलिटी का बात हम नहीं करेंगे। जनरली 8 तरीके से क्वेश्चंस स्टेटमेंट का कंक्लूजन बनता है। अब वो देखो, सबसे पहला यहां पर एक स्टेटमेंट आता है, क्या है, सम ए आर बी। तो वेन डायग्राम से बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए ये ए है और यहां पर ये बी है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये सम ए आर बी का फिगर बन गया, मतलब हमको दिख रहा है कुछ ए बी है, क्योंकि स्टेटमेंट हमें क्या कहा, कुछ ए बी है। तो चलिए यहाँ ए यहाँ बी। अब कंक्लूजन में आते हैं, तो कंक्लूजन में आने से पहले तीन चीज याद रखो, तीन सिंबल याद रखो, आने वाले समय में आप लोग को समझ में आएगा। जनरली बहुत जगह वेन डायग्राम से सिर्फ 2 सिंबल को यूज करता है, राइट या रॉन्ग, बट मैं यहाँ पर एक तीसरा चीज भी बोलूंगा। बहुत जन जानते होंगे जो मेरा क्लास किए होंगे कि सर एक तीसरा सिंबल भी यूज करते हुए क्वेश्चन मार्क का, यानी नो आइडिया। और वो क्यों है उसके पीछे का तर्क मैं आपको ये दूंगा कि देखो एसएससी रेलवे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सिलोजिज्म में नहीं पूछता है, आइदर वो सही वाला या गलत वाला। बट बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट कैसे करेगा, क्वेश्चन में पूछ देगा एग्जैक्टली फॉलोज, क्वेश्चन में पूछ देगा एग्जैक्टली नॉट फॉलोज। तो भाई प्रॉब्लम यहां आता है जब एग्जैक्टली फॉलोज का बात करता है, वहां पर जो पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन सही हो जाता है वो आंसर नहीं हो सकता, और एग्जैक्टली नॉट फॉलोज में जो पॉसिबिलिटी से गलत हो जाता है उसको भी हम आंसर नहीं दे सकते। यानी उसके मतलब एग्जैक्टली फॉलोज का मतलब जहां पर कंफर्म राइट है 100% वहीं पर सही देंगे, और जहां कंफर्म गलत है 100% वही आंसर होगा। इसीलिए मैं यहां पर तीनों कॉन्सेप्ट को लेके बता देता हूं, राइट रॉन्ग और क्वेश्चन मार्क यानी नो आइडिया से। तो याद रखोगे, जिस भी चीज के बारे में आप 100% श्योर होगे, 100% श्योर होगे वहां राइट यूज करना, ठीक है। अगर लगे कि हाँ भाई होना चाहिए, अगर दूसरी बात 100% तब भी होगा रॉन्ग यूज करने के लिए भी 100%। जहां पर चांसेस आपको 50-50 लगे वहां पर आप यूज करोगे क्वेश्चन मार्क यानी नो आइडिया। क्या यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क यानी नो आइडिया। ये चीज ध्यान रखने का है आपको। दूसरी बात देखो, दो स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहली चीज यहां पर ये ध्यान दो कि यहां पर स्टेटमेंट क्या है, हमको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। बोलोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव आप कैसे डिसाइड करते, तो डिसाइड ये है भाई, जहां पर नकारात्मक चीजें आएंगी यानी नो, नेगेटिव चीजें आएंगी, नो नॉट, ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव किसको बोलते हैं, ध्यान रखोगे, नेगेटिव आता है उस स्टेटमेंट को जहां पर नो और नॉट का जिक्र होता है, ठीक है। नो या नॉट का जिक्र आएगा उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और जहां पर नो या नॉट नहीं आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहां पर देखते जाइए, सबसे पहले देखिए यहां पर भी हमको ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, यहां पर भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां पर भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां पर एक मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर सम ए आर यहां पर नॉट बी होगा, ठीक है, सम ए आर नॉट बी। यहां पर ये ध्यान देने का है, ठीक है, यहां पर ये नॉट हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव नहीं हुआ, तब ये क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये कर दो। देखो जहां नो या नॉट आ गया ये नेगेटिव बन गया, यहाँ भी देखो नो या नॉट है तो ये भी नेगेटिव बन गया, यहाँ भी देखिए नो है तो ये भी नेगेटिव बन गया, और यहाँ देखिए नो है तो ये भी नेगेटिव बन गया। यानी मेरे पास 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट और 4 नेगेटिव स्टेटमेंट हमको दिखने को मिल रहा है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अब आते हैं, देखो पहला रूल ये कहता है कि स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो कंक्लूजन का पॉजिटिव ही सही होने का चांसेस होता है, नेगेटिव तो कतई सही नहीं हो सकता। पहली बात, अगर फिर से सुनो, जब स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन को सही होने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव चीज कभी भी सही नहीं होगा। पहला रूल तो यह है। और फिगर के कॉन्सेप्ट से भी आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या होना है। देखो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मैंने फिगर बना दिया, कंक्लूजन क्या कहता है सम ए आर बी। अब यहाँ पर बहुत जन बोलेगा सर ये री स्टेटमेंट है, तो अभी हम री स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करते, इसको एक स्टार मार्क दे देते हैं क्योंकि ये क्या है री स्टेटमेंट। तो बहुत जगह री स्टेटमेंट को गलत माना जाता है, तो आप भी मानो, बट समझने के लिए अभी कुछ नहीं, आपको इसको ध्यान रखना ये क्या है री स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट का हूबहू कॉपी अगर कंक्लूजन हो जाए तो इसको गलत मानते हैं, ये कहीं पर नोट कर लो। ये वाला क्या है री स्टेटमेंट, ठीक है। तब मेरे लिए अब चेक करने के लिए बचा क्या 2 से लेके 8 तक। तो देखो 2 में क्या है सम बी आर ए, तो कुछ ए जब बी है तो कुछ बी भी ए होगा, ये नॉर्मल सी बात है, अंडरस्टूड थिंग है। कुछ ए जब बी है कुछ बी भी ए होगा, ये अंडरस्टूड बात है। तो ये वाला मेरा सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। देखो 1 को हम लोग एक बैरियर में डाल दिए क्योंकि ये क्या है री स्टेटमेंट, तो हम लोग चेक करेंगे 2 से लेके 8 के बीच में, ठीक है। जो री स्टेटमेंट होगा उसको अभी हम लोग चेक नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि स्टेटमेंट का हूबहू कॉपी अगर कंक्लूजन दे दे तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रखोगे इस बात को। दूसरा ऑल ए आर बी, यहीं पर से कंफ्यूजन होता है। ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी देखो सम ए आर बी है, यानी स्टेटमेंट, यानी मालिक आपको यही कहा है भाई, स्टेटमेंट का मालिक यही कहता है, स्टेटमेंट खुद मालिक होता है, ये कहता है कुछ ए बी है, तो बाकी ए और बी के बारे में आप दिमाग बैठा लो, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो यहां पर बोल रहा है ऑल ए आर बी, तो बस बात यही है, बोलोगे यहाँ पर जो नौकर होता है वो यही चीज बोला कि मालिक आपने कहा था सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सारा ए बी है कि नहीं हमको नहीं पता। बस यही चीज दिमाग में रखना है, ये आपको ज्यादा होशियार नहीं बनना है, ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे सिलोजिज्म में गड़बड़ करके होगा। फर्स्ट टाइम जो सीख रहे हो आराम से देखना, हो सके 1 बार 2 बार वीडियो को देखना समझने के लिए, और नोट्स जरूर बनाना। तो यहाँ पर ऑल ए आर बी, तुमको सिर्फ इस पार्ट का ए और बी के बारे में पता है, इस पार्ट का जो देखो शेड कर दे रहे हैं, इसी पार्ट के ए और बी के बारे में पता है कि कुछ ए तो बी है, लेकिन ये जो बाकी सफेद पार्ट दिख रहा है ब्लैंक, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और यहाँ पर पूरा ए और बी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन मार्क दोगे, इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग कहते हैं अपने भाषा में नो आइडिया। क्या कहते हैं? नो आइडिया। जब भी कोई चीज पता नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नो आइडिया, ठीक है। राइट और रॉन्ग होने के लिए 100% श्योर होने का जरूरत है, तो जब हम 100% श्योर रहेंगे तभी राइट और रॉन्ग यूज करेंगे। जहां पर कुछ भी पता नहीं है, 50-50 चांसेस है, वहां पर नो आइडिया यूज करेंगे। तो चलिए ऑल बी आर ए, यहां पर भी सेम चीज, इसका भी आंसर क्या होगा? सर हम नहीं जानते, नो आइडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी। तो पहली बात है, देखो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, सॉरी। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता है, पहली बात। ये तो आप ऐसे भी गलत कर सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट गलत नहीं करना। यहाँ पर आप सम ए आर नॉट बी बोलता है कुछ ए जो है वो बी नहीं है। जो नए नए पढ़ते हैं क्लास में हम लोग ऐसा देखे, वो लोग को डाउट रहता है, बोलता सर दिख तो रहा है कि कुछ ए बी है, तो बाकी जो बच रहा है वो नहीं होगा। देख बाबू, स्टेटमेंट सिर्फ ये कहा है कुछ ए बी है, राइट या रॉन्ग होने के लिए स्टेटमेंट का ये कहना जरूरी होगा कि बाकी बचा हुआ ए बी नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं स्टेटमेंट कहा है क्या? जब कहा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझो जैसे कोर्ट कचहरी का केस होता है कि जज को पता होता है क्या नहीं है, बट जज बोलता है ना सबूत के अभाव में मुजरिम को बरी किया जाता है, तो मुजरिम तो नहीं बोलेगा जब सबूत का अभाव रहेगा, मुझे सबूत के अभाव में फला फला को बरी किया जाता है। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर आपको राइट या रॉन्ग करने के लिए स्टेटमेंट से सबूत चाहिए, और स्टेटमेंट आपको कोई भी सबूत नहीं दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन इस खाली जगह के बारे में नहीं दे रहा है, तो इसका सही या गलत नहीं होगा, तो ये भी चला जाएगा एक तरह से क्वेश्चन मार्क, यानी नो आइडिया। ध्यान देना, बहुत जगह इस चीज को मान लेता है गलत। अरे आप मान सकते हो गलत, बहुत जन इसको गलत भी मानेगा, आप गलत मान सकते हो, लेकिन मेरा ये बात मानो, कुछ नया चीज सिखा रहे हैं, फायदा ही होगा। बस पूरे क्लास को देखना, एक नया कॉन्सेप्ट जरूर सीख के जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब नो आइडिया, यानी सर हमको नहीं पता, और आपको आंसर क्या देना होता है? जो राइट होता है वही ना जी,
तो सिर्फ राइट पे फोकस करेंगे ना, रॉन्ग पे या क्वेश्चन मार्क पर भी फोकस क्यों करना है? आंसर देना होता राइट वाला। तो देखो यहाँ मेरा राइट आया था, राइट आया, बाकी क्वेश्चन मार्क चलने दो वैसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। तो यहां भी सेम चीज होगा, जब इस ए के बारे में, खाली स्पेस के बारे में आपको पता नहीं था, तो इसके भी खाली स्पेस के बारे में स्टेटमेंट कुछ नहीं बताया, तो जब बताया नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क, यानी नो आइडिया। नेक्स्ट आते नो ए आर बी। अब बताओ यहाँ क्या होगा? नो ए आर बी, यहाँ राइट होगा या रॉन्ग होगा या क्वेश्चन मार्क रहेगा? देखो सबूत में तो हमको कह रहा है भाई कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और यहां पर बोलता है कोई भी ए बी नहीं है। ये तो गलत बात है ना जी, थोड़ा तो मेरा है ना? नौकर तो यही बोलेगा कि मालिक थोड़ा तो मेरा है, और देखिए लोग कह रहे हैं कि कुछ भी तेरा नहीं है, मतलब तो बोलो उसको कि वो गलत कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा भी वही लॉजिक, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो अगर आंसर देना होता, ये 8 कंक्लूजन आपके पास रहता, तो सिर्फ और सिर्फ सही कौन सा हुआ? 2 नंबर। सिर्फ और सिर्फ सही कौन सा हुआ? 2 नंबर। आया समझ में? तो ये पहला जब केस रहे सम का। अब सम के अलावा भी 2 और केस होता है, ऑल एंड नो, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इस चीज को आप लोग समझ लो, वीडियो को पॉज करके हो सके नोट्स को उतारना है उसको उतार लो, और उस कॉपी को अच्छे से रखो। जब तक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सारा चीज दिमाग में नहीं बैठ जाए, तब तक इस नोट्स को या तो कॉपी कर लो या मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कहता है ऑल ए आर बी। वेन डायग्राम में ऑल का फिगर हम लोग समझे थे कि ऑल का फिगर कैसे बनाते हैं। तो ऑल ऐसे बनाते हैं, सारा ए बी है, इसका मतलब जितना भी ए है वो बी है। तो बात को समझ जाना, तो ऑल भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही कहलाता है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। और यहाँ पर आपको खुद पता है, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर नॉट होगा तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। तो जब नॉट हो गया तो ये नेगेटिव, 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 तो वहां पॉजिटिव, ये देखो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सही कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ए आर बी, तो ऑल का मतलब देखो ऐसे समझो, जब सारा तेरा है तो थोड़ा भी तो तेरा ही होगा। वो कहावत हम लोग सिलोजिज्म पढ़ाते वक्त कहते हैं, ऑल के साथ सम दहेज में आता है ना, ऑल के साथ सम दहेज में आता है। तो भैया दहेज में जो चीज आएगा वो तुम्हारा ही है ना जी। सरकारी नौकरी क्यों करना चाह रहे हो? 90% लड़कों से हम लोग पूछते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो गधे सब 90% बच्चा यही कहता है सर शादी करना है। हम लोग तो शादी करने के लिए सरकारी नौकरी का क्या जरूरत है? तो सर आजकल बिना सरकारी नौकरी का शादी नहीं होता है। मतलब ऐसा बात नहीं है बेटा कि बिना सरकारी नौकरी का शादी नहीं होता है, तेरा दहेज का डिमांड ज्यादा होगा। बोला हाँ सर बात यही है। तो भाई ये सब गलत है, दहेज लेना पाप है, ध्यान दो। सरकारी नौकरी पढ़ाई के लिए पढ़ो, दहेज बाय डिफॉल्ट चीज है, मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो और भी बढ़िया, ठीक है, लेकिन मांगना नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर जैसे अभी क्या बोले, ऑल के साथ सम अपने आप आ जाता है। तो लॉजिक देखो ना, जब सारा ए बी का है ही, जब सारा ए बी का है ही, तो कुछ ए क्या बी का होगा। तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात बोल रहा है, जब सारा मेरा है। अच्छा तुमको ऐसे एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास एक जमीन का 100 एकड़ जमीन है आपके पास, आप जमीन का प्लॉटिंग करवाए हुए हो, है ना, एक एक एकड़ का प्लॉटिंग करवाए हुए हो। तो यहाँ करके आपसे कोई फलाज प्लॉट नंबर का पूछे, क्या ये जमीन आपका है क्या? तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे ना हाँ या ना में आंसर दोगे, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ ये मेरा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब सारा मेरा है तो थोड़ा भी तो मेरा ही होगा, तो ये सही बात है। फिर वही चीज कि देखो ये ए जो है वो बी के अंदर है, तो कुछ बी जो है वो ए के अंदर बाय डिफॉल्ट समा गया, याद करो, है ना। यहाँ ऐसे एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता से समझो, ए और बी का जब शादी हुआ तो सारा ए जो है वो बी का, यानी बी को पत्नी मान लो, ए को पति मान लो, तो पति का सारा पैसा बाय डिफॉल्ट पत्नी का हो जाता है, और पत्नी का अपना पैसा भी उसी का रहता है। तो ये भाई साहब बी बेचारा क्या है? पति है, ठीक है, नहीं ये बेचारा पति है, इसका सारा पैसा वो रख लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल ए आर बी या सम बी आर ए, तो क्या पत्नी का पैसा, क्या यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पत्नी का कुछ पैसा क्या पति का होगा? यहाँ पर अब डिपेंड करता है भाई कि पत्नी अच्छी रही या खड़ूस रही, तो वो सब बात बाद में, बस उसको इस लॉजिक से समझो कि सब ए के बारे में हमको पता है, जो अंदर है उसके बारे में हमको पता है कि सारा ए बी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन सारा बी ए का पार्ट होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा बी का ए के अंदर है, बाकी हिस्सा तो ए के बाहर है, और जो बाहर है उसके बारे में हमको स्टेटमेंट कुछ बोला नहीं है, इसीलिए पता नहीं है। और यहाँ पर बोल रहा है क्या? कुछ भी, तो ये बी कुछ भी हो सकता है, अंदर वाला बाहर वाला कुछ भी हो सकता है। क्लियर नहीं है? जहां श्योर नहीं होते हैं वहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क। इसको लॉजिक ऐसे समझो कि मानो कि ये बाहर वाले बी के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर बाहर वाले बी का हमको कोई पता नहीं है कि वो ए के साथ संबंध होगा या नहीं होगा।
तो यहाँ पर सॉरी एक चीज हुआ यहाँ पर गलती, यहाँ ध्यान दो। एक चीज ऑल के बारे में बोलेगा तब ये केस करेंगे, यहां पर इसको राइट ही मानेंगे, ठीक है, यहां पर इसको राइट मानेंगे। क्यों राइट मानेंगे, देखो क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया है कंक्लूजन में, सम बी आर ए। तो भैया जब सारा ए बी का है, अच्छी बात है, तो जो बी ए के अंदर चला गया वो भी तो होगा ना, इसलिए ये क्या हो गया, राइट। देखो यहां पर दोनों राइट हो गया, यहां पर दोनों राइट हो गया। इसको अच्छे से समझना है, समझो। इसको एक और बात बता देते हैं, इसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, कभी कभी समझो, देखो इसको ऐसे समझना, जब भी इस तरह का फिगर है, जब भी इस तरह का फिगर है ऑल वाला, तो एक चीज याद रखना, जब भी इस तरह का फिगर है तो सम का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा देखना सही हो जाएगा, है ना। और ऑल का जब बात करेंगे तो जब अंदर वाले फिगर का बाहर वाले से कंपेयर करेगा तो उसका ऑल हमेशा सही होगा, लेकिन जब बाहर वाले फिगर का अंदर वाले से ऑल का कंपैरिजन होगा वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इस तरह के फिगर में सम किसी के बारे में भी वो बोले वो राइट हो जाएगा। देखो यहाँ राइट हो गया, क्लियर है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी, देखो यहां पर ये फिर वही चीज बात हो गया सर, ये क्या है, एक रीस्टेटमेंट। ये क्या है, एक रीस्टेटमेंट। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। स्टेटमेंट का हु बहु कंक्लूजन में अगर कॉपी आ जाए वो गलत होता है, इसीलिए रीस्टेटमेंट का बात हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अभी रीस्टेटमेंट के अलावा बाकी चीजों पे फोकस करेंगे। 4 नंबर ऑल बी आर ए, देखो आ गया ना, यही वाला चीज, यही वाला चीज आ गया ना। सम बी आर ए तुमको पता था, हाँ सर कुछ बी ए का हिस्सा है, लेकिन सारा बी के बारे में जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी कभी क्या ए का होगा, ये तुम डायरेक्ट बोलोगे ये वाला सर हमें नहीं पता, क्योंकि हमें थोड़े से बी का पता है जो ए के अंदर है, बाकी बी के बारे में जो ए के बाहर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए उसको क्वेश्चन मार्क में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो बोला जाता है कुछ ए बी नहीं है, तो बोलेगा ये कतई 100% गलत बात, 100% गलत बात, क्योंकि स्टेटमेंट लिख दिया है सारा ए बी का है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कुछ ए बी का नहीं है, ये तो 100% गलत बात है ना जी। उसी तरह सम बी आर नॉट ए, तो यहां बोल रहा है कि क्या कुछ बी ए का नहीं है, तो बहुत बच्चे यही वाले पॉइंट पे, ये स्टार मार्क हम करते हैं, यही वाले पॉइंट पे खासकर गलत कर देते हैं, वो इसको राइट कर देते हैं। राइट नहीं करना बेटा, फिर बार बार समझो, तुमको बाकी बी के बारे में पता नहीं है, और जहां पर पता नहीं है सम बी आर नॉट ए, यानी हो सकता है ये बाहर वाले बी के बारे में आप पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। फिर बहुत जन बोलेगा सर इसको गलत भी तो मांगेंगे, कुछ भी ए का है, मतलब एकदम सही, कुछ भी ए का है ये स्टेटमेंट बोला है, लेकिन कुछ भी ए का नहीं है ये स्टेटमेंट कहां बोला है, इसीलिए यहां पर ये क्या रख दिए हम लोग, क्वेश्चन मार्क, यानी नो आइडिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब फिर बता देते हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब नो आइडिया, और नो आइडिया का मतलब होता है हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता। बार बार वही चीज बता रहे, जब तक 100% श्योर नहीं होगे राइट या रॉन्ग यूज नहीं करना। क्वेश्चन आएगा बोलोगे सर तब आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन मार्क रह गया तो देखना क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा सही है, तो सही जो आएगा वो आंसर दे देना, बाकी पे ध्यान क्यों देना। और ये तब देना है जब बैंकिंग वाले बच्चे को स्पेशली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच लॉजिकली फॉलोज, तो लॉजिकली फॉलोज में जहां राइट है वही आंसर दे देना, पॉसिबिलिटी से भी राइट है आंसर दे देना। लेकिन कभी कभी पूछ देगा एग्जैक्टली फॉलोज या एग्जैक्टली नॉट फॉलोज, वहां फिर तकलीफ दे देता है। जहां एग्जैक्टली नॉट फॉलोज आता है वहां पर लोग क्वेश्चन मार्क को भी जो गलत मानते थे और वो आंसर दे देते थे, वो गलत हो जाता था। जैसे देखो ये है 100% गलत, यानी ये वाला 100% श्योर बात है, तो इसीलिए यहां गलत कर दिए। यहां 100% श्योर आया है, हम आंसर लिए, यहां 100% श्योर आया आंसर लिए, है ना, समझ में आया। लेकिन यहां पर 50-50 चांसेस था, तो 50% का चांसेस था, इसीलिए यहां पर हम क्वेश्चन मार्क को यूज किए। यहां पर भी 50-50 का चांसेस था कि सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लिए। जहां पर देखना 100% सही रहेंगे फैसला लेने के लिए, वही राइट या रॉन्ग होगा। ये देखो नो ए आर बी, यहाँ ऑल ए आर बी हमको दिख रहा है, यानी 100% सही बात नहीं है, यानी 100% इसके पास आंसर है तेरा कि ये सरासर गलत बात है। 100% तुम बोल सकते हो सर ये बात गलत बोल रहा है, इसीलिए देखो यहाँ गलत हो गया। नो बी आर ए, ये भी तुम 100% श्योर होकर बोलोगे सर ये भी गलत बात है, कैसे कि सर कुछ भी तो ए का है, हमको तो दिख ही रहा है। तो जब हमको दिख ही रहा है कि कुछ भी ए का है, तो ये गधा बोल रहा है कि नो बी आर ए, यानी कोई भी ए का नहीं है, तो ये 100% गलत बात बोल रहा है। देखो जहां पर 100% आया वहीं राइट या रॉन्ग यूज किए, और जहां 50% आया वहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज किए, है कि नहीं, आया समझ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आया समझ में ऑल का केस। अब हमारे पास केस बचता है नो का।
चलिए, ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है नो। नो का फिगर हम लोग बनाते हैं कि स्टेटमेंट में बोला कोई भी ए बी का नहीं है, यानी ए और बी का आपस में दुश्मनी हो गया तो ए का कोई भी रिश्ता नाता बी से नहीं और बी का कोई भी रिश्ता नाता ए से नहीं। अब इसको आंसर कैसे करेंगे, यानी स्टेटमेंट देखो दिया हुआ है 8 कंक्लूजन जनरली रहता है, तो 8 कंक्लूजन को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहां पर बोल रहा है सम ए आर बी। पहली बात तो यहां देखो ये नो है और जहां नो आया ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, आपको भी पता है। देखो यहां पर फिर से कदम कर दे रहे हैं सम ए आर, यहां नॉट होगा तो देखो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान देना, स्टेटमेंट में नेगेटिव है, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव कभी सही नहीं होगा। चांसेस बढ़ जाएगा देखना इसी में कि इन्हीं में से राइट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, बाकी ये चार तो वैसे भी जनरली क्वेश्चन मार्क या रॉन्ग हो जाएगा। देखते जाना, बोल रहा है सम ए आर बी, तो तुम बोलोगे सर ये 100% गलत बात। 100% यहाँ श्योर हो, जहां पर 100% श्योर हो तो वहां पर आप राइट या रॉन्ग का डिसीजन ले सकते हो। सम ए आर बी सर एकदम गलत बात, क्योंकि कोई ए बी का पार्टी नहीं है, तो जब पूरा ए बी का नहीं है तो थोड़ा भी कैसे होगा। सेम बात यहाँ पर भी आप 100% श्योर हो तो यहाँ पर भी ये गलत। अब आते हैं ऑल ए आर बी, फिर बोलोगे सर कि जब किसी भी कोई भी तरह का मतलब ए और बी का है ही नहीं तो ये राइट कैसे होगा, तो देखो यहाँ भी गलत। तो गलत होने के लिए हम क्या बोले, गलत या सही होने के लिए 100% सही होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑल बी आर ए, ये भी 100% गलत बात। ठीक है, तो देखो नेगेटिव था, पॉजिटिव कंक्लूजन कट गया, या तो कट जाएगा या क्वेश्चन मार्क होकर रह जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 5 6 7 8 सम ए आर नॉट बी। अब बोलोगे सर ये बात कैसे आप सही या गलत प्रूफ करोगे, तो ये सही बात है। सही बात कैसे है देखो, अब समझो, मान लो किसी लड़की से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब बोलोगे कि उसको तुम्हारा इस हाथ पे मेरा हक है, तो लड़की वहीं दो झापड़ देगी कि नहीं देगी कि भैया जब हमसे ही तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहा तो मेरे किसी भी चीज से तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर यही बोलता कि अब तुम्हारे हाथ पे मेरा कोई अधिकार नहीं, तो लड़की बोलेगा सही बात तो है, तो मेरे पे अधिकार नहीं तो मेरा हाथ उंगली किसी चीज पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसको प्रॉपर्टी का माध्यम से समझो। मान लो एक फ्लैट खरीदे हो आप, पूरा बिल्डिंग खरीद लिए हो और वो बिल्डिंग फिर आप किसी को बेच दिए हो, कोई आकर के पूछता है क्या ये फ्लैट तुम्हारा है, तुम हाँ या ना में डायरेक्ट जवाब देते नहीं, तो यहाँ पर वही बात है। ठीक है, फिर कोई बोलता ये फ्लैट तो तेरा नहीं है, तुम बोलते सही बात भाई, तो ये वही बात हो गया ना कि सम ए आर नॉट बी, यानी ये एक तरह से सही बात बोल रहा है। जब पूरा नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा। सेम केस, जब पूरा मेरा है तो थोड़ा भी मेरा होगा, जब पूरा मेरा नहीं है तो थोड़ा भी मेरा नहीं होगा। इस बात को समझना है। सेम बात यहाँ भी कहा है, तो ये भी क्या हो गया, सही बात हो गया। और नो ए आर बी, फिर ये देखो यहाँ पर ये री स्टेटमेंट है, ये री स्टेटमेंट है, तो री स्टेटमेंट तो वैसे भी सही नहीं होता है, गलत ही होता है। तो अगला वाला भी यहाँ पर नो बी आर ए, ये भी सही हो गया। सही बात है भाई, जब ए का कोई बी से मतलब नहीं है तो बी का भी ए से कोई मतलब नहीं होगा। ये तो बाबू अगर समझ लिए तो 80% सिलोजिज्म समझ गए, है ना। 80% सिलोजिज्म समझ गए। 5 में से 3 सिलोजिज्म का क्वेश्चन इस पे दे देता है। अब बचता है बात संभावना का, यानी पॉसिबिलिटी का, जो सबसे ज्यादा पूछता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो पॉसिबिलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग अब सीखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, बहुत जरूरी चीज है ये। 3 चीज जरूरी है। आज जो क्लास बता रहे हैं उसका नोट्स बनाओगे, तब जाकर के हम अगला क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और देखना धड़ाधड़ क्वेश्चन बनता चला जाएगा। बस ये सब पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। अच्छा एक चीज बताओ, संभावना कहाँ सही होता है? जब हम कोई चीज के बारे में श्योर नहीं होते। जब हम किसी चीज के बारे में श्योर होते हैं वहां संभावना कभी काम आएगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि मान लो अभी गर्मी है, तुम बोलोगे सर मानना क्या है, अभी गर्मी ही तो है। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो गया कि जब तुम श्योर होते हो कोई चीज तो कोई तुमको मानने के लिए बोलता है, तुम डायरेक्ट डिनाई कर देते हो। जब तुम 100% कंफर्म होते हो कोई चीज के बारे में, वहां पर कोई मानने के लिए कुछ बोलता है, तुम डिनाई कर देते हो। लेकिन जब तुम 100% कोई चीज के बारे में श्योर नहीं हो, वहां कोई चीज मानने के लिए बोलेगा, तुम मान लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बोलेगा यार हो सकता है रात को बारिश हो जाए, अब भाई तू तो वेदर रिपोर्ट चेक नहीं किया है, मौसम विभाग में है नहीं, तो जब तक तू चेक नहीं किया है मौसम विभाग में है नहीं, तू मान सकता है कि यार हाँ यार हो सकता है, क्योंकि मौसम का भी कोई ठीक नहीं हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तू बोलेगा हो सकता है 2 दिन बाद बारिश हो, तुम बोल सकता है यार ठीक है पता नहीं है, हो ही सकता है। लेकिन कोई चीज बोलेगा कि यार 2 दिन बाद देखना ठंड का मौसम आ जाएगा, तुम पागल उगल हो गया क्या,
ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू 100% श्योर है। तो ये चीज को ध्यान दोगे यहाँ पर। पॉसिबिलिटी के केस में जब भी आप 100% कोई चीज में श्योर होते थे तो पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जहां पर नो आइडिया यानी आप 50-50 वाले सिचुएशन में होते थे तो वहां पर नो आइडिया सही हो जाता है और कंफर्म चीज गलत हो जाता है। कैसे? लॉजिक से समझ। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ये फिगर है ए बी, ये स्टेटमेंट है सम ए आर बी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, कंफर्म का स्टेटमेंट हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल देता, तुम यहाँ पर बोल देता कि यहाँ पर श्योर हो सम बी आर ए, तुम 100% श्योर हो सर, एकदम सही बात है सर। अब यहाँ पर ऐसे लिख देता कि सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। देखो इस बात को ध्यान दो, जहां पर तुम 100% श्योर थे क्योंकि स्टेटमेंट ये दिया हुआ, ये स्टेटमेंट फिगर है, वहां पर तुम इसको राइट माने, और देखो ये सेम बात कहा गया है बट इसमें पॉसिबिलिटी लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब तुम इसको तो बोलोगे सर पॉसिबिलिटी सही कब होगा, तो ध्यान दो पॉसिबिलिटी सेम कब होगा, जब यहां पर हम यहां पर बोलते थे, अब नो आइडिया वाला केस, यही देखो स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन का बात हम कर रहे हैं, ये भी कंक्लूजन का बात हम कर रहे हैं, यहां भी कंक्लूजन का बात करेंगे कि ऑल ए आर बी। तुम यहां बोलोगे कि सर कुछ ए बी का है, ये तो पता था, सारा ए बी का होगा या नहीं होगा ये हमको पता नहीं, यानी नो आइडिया। यानी यहां पर ये सर 50% केस था, 50-50 वाला केस था, हमको पता नहीं है तो हम नो आइडिया लगा दिए। अब यही बात को जहां पर तुम 50-50 रहते हो वहां पर अगर लगा दिए कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तब तुम क्या बोलोगे? सर पॉसिबिलिटी 50-50 केस सही हो जाएगा। तो यही पॉइंट ध्यान में रखना। देखो ये दो ग्रुप में बांट दिए, जब तुम श्योर था वहां पॉसिबिलिटी गलत हो गया, जब तुम नॉट श्योर था यानी नॉट श्योर, या तुम बोल सकते हो नो आइडिया, वहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो गया? सही हो गया। तो जहां पर भी आपको पता नहीं होगा वहां पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? सही। ये चीज को ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस में आगे आएगा, आप बना लोगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। हो सके हम बीच में आ गए हो, नहीं दिख पा रहा हो, तो उसके लिए यहां से समझ लो। फिर से बता रहे हैं, सम बी आर ए का केस देखो कि जहां पर हम कंफर्म थे कि सर कुछ भी तो ए है ही, तो वहां पर आप पॉसिबिलिटी दिए तो ये गलत ना होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता है, 100% श्योर हो कि भाई स्टेटमेंट बोल दिया है सम ए आर बी और सम बी आर ए होता है, इसीलिए देखो ये गलत हो गया। यहाँ पर नो आइडिया का केस है, ऑल ए आर बी 50-50 चांस, क्योंकि सर सम का पता था, ऑल का पता नहीं था। ऑल के साथ सम दहेज में आता है, सम के साथ ऑल दहेज में नहीं आता है, समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर जब आप कंफर्म नहीं होते हो वहां पर पॉसिबिलिटी का बात होगा तो वो सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखोगे 100%। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज और क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब एक बहुत जरूरी चीज, अभी तक जितना पढ़े, देखो सिलोजिज्म में 5 ऑप्शंस होते हैं। सर पहला सही तो 1 नंबर जनरली होता है, कभी कभी बदल भी सकता है। 2 नंबर, दूसरा कंक्लूजन सही तो 2 नंबर, जनरली 2 कंक्लूजन देता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न भी समझेंगे। तीसरा एक ऑप्शन होता है आइदर और, चौथा होता है नाइदर नॉर, और पांचवा होता है जब दोनों सही होता है। हालांकि इन इक्वालिटीज में भी ऐसा कुछ चीजें तुम लोग को दिखता होगा। तो आइदर और का केस कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ पर बहुत यूट्यूबर्स जो है, जो टीचर्स हैं, वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये वो। तो देख भाई, आधा बच्चा को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ ही नहीं आता है कि सर होता क्या। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और ई पेयर वो पेयर, और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट सुनने में भी लगता है बाप रे बाप क्या अंग्रेजी यूज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और फलान ढेका, कोई मतलब नहीं है। मत दिमाग लगा वो सब चीज में, ठीक है। सिंपल सी भाषा में तुम लोग को समझाएंगे कि देखो स्टेटमेंट का कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में 3 बातें अगर तुमको दिख रही होगी तो चुपचाप आइदर और कर देना, वो 3 बातें में से नहीं दिख रही होगी तो वो नाइदर नॉर कर देना। तो पहला द केस ऑफ आइदर और, तो पहला केस इंपॉर्टेंट तुमको क्या दिख रहा है? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों कंक्लूजन को गलत होना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि सर दोनों कंक्लूजन क्वेश्चन मार्क हो जाए तब भी उसको एक तरह से गलत मानते हैं, या फिर सर एक गलत या एक क्वेश्चन मार्क या एक क्वेश्चन मार्क एक गलत, तब भी ये 1 के कैटेगरी में ही आ जाता है, यानी बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग के कैटेगरी में ही आ जाता है। ध्यान रखना, मेरे तरीके से बनाओगे तो हो सके कोई क्वेश्चन मार्क आए कोई रॉन्ग आए, तो बाबू क्वेश्चन मार्क को भी बाय डिफॉल्ट रॉन्ग ही माना जाता है, तो आप उसको रॉन्ग ही मानना एक तरह से। तो कहीं कहीं 100% रॉन्ग आ जाएगा,
कहीं पर डाउट से रॉन्ग आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन सही नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये ध्यान में रखो, दो कंक्लूजन में से एक भी अगर सही हो गया तो वो तो वैसे भी आइदर और नहीं होगा। दोनों के गलत होने पे या दोनों के क्वेश्चन मार्क रह जाने पे या एक गलत एक क्वेश्चन मार्क रह जाने पे आप चेक करोगे कि आइदर और होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि सब्जेक्ट मस्ट बी सेम, यानी जो कंक्लूजन 1 में जिसके बारे में बात हो रहा है विषय के बारे में, कंक्लूजन नंबर 2 पे भी उसी के बारे में बात हो। यानी कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में सेम हो, यानी कंक्लूजन 1 में ए और बी का बात हो रहा है तो कंक्लूजन नंबर 2 में भी ए और बी के बारे में भी बात हो। सी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, यानी ए बी को छोड़ करके और कहीं नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएगा तब एक चीज ध्यान देना, केस चेक। केस का 3 नाम, 3 ही चीज होता है कंक्लूजन में। देखना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, सम एंड नो का हो रहा है या सम एंड सम नॉट का पेयर है या ऑल एंड सम नॉट का पेयर है। ये पेयर चलता है, सम के साथ नो का, सम के साथ सम नॉट का, ऑल के साथ सम नॉट का। सम के साथ सम नॉट आ जाएगा तो वो पेयर नहीं होता है। वो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझोगे तो तुम लोग धीरे धीरे इस केस चेक के बारे में श्योर हो जाओगे। तो देखते हैं, मानते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है, कुछ ए सी है और कुछ सी बी है। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहता है सम ए आर सी सम सी आर बी, यानी कुछ ए सी है कुछ सी बी है। तो अगर कंक्लूजन ऐसा देता, ये एग्जांपल के समझाते हैं। पहला वाला हम लोग समझ रहे हैं, इस केस का नाम है सम एंड नो। तो पहला वाला अगर देता तो याद करोगे एक चीज, सम एंड नो के केस में क्या होता है। पहली बात इधर आओ, जैसे कंक्लूजन लिख दिया कि सम ए आर बी, फिर कंक्लूजन नंबर 2 लिख दिया कि यहां पर ध्यान देना नो ए आर बी। अब पहली बात, ए और बी के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बोलोगे सर सम ए आर बी, तो सर स्टेटमेंट तो कहीं ए बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो बोला नहीं है तो यहाँ तुम क्वेश्चन मार्क कर देते। तुम यहाँ पर बोलता नो ए आर बी, सर ए और बी के बारे में नहीं बोला, तो कंक्लूजन में तुम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क कर देते। अब देखो दोनों क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाला रूल लागू हो गया 1 नंबर। दूसरा में सब्जेक्ट मस्ट बी सेम, तो देखो पहला में सब्जेक्ट यानी विषय ए है बी है और यहाँ भी ए है यहाँ भी बी है, तो दूसरा भी इस पे लागू हो गया। तीसरा चेक करेंगे केस चेक, केस स्टडी, कि कौन से केस में आ रहा है सर ये। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। अरे क्या हो रहा है, ठीक है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहने दो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कभी कभी जानते हो ज्यादा टेक्नोलॉजी भी जो है ना वो कभी कभी सरदर्द बन जाता है। बट चलिए मेरी गलती है, टेक्नोलॉजी की गलती नहीं। फिर बोले सर आपको नहीं आता है तो आप इसलिए बोले, होता है यार, धीरे धीरे सीख जाएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ सम का केस क्या दिख रहा है, देखो यहाँ सम दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, नो दिख रहा है। तो सम एंड नो, देखो सम भी दिखा नो भी दिखा है ना यहाँ पर, सम एंड नो। तो आपको यहाँ पर ये दिखा, चुपचाप इसका आंसर आप दे देते आइदर और। अब यहाँ पर एक बात और आता है, आइदर और का जो केस होता है, जो सम एंड नो का स्पेशल केस होता है, इसमें सब्जेक्ट को अपना जगह बदलने का आजादी होता है, यानी पोजीशन चेंज करने का आजादी होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी है तो ये क्रिस क्रॉस जा सकता है, यहाँ पर भी यहाँ फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस में मान लो, तो यहाँ पर ये वाला सम ए आर बी और नो ए आर बी की जगह नो बी आर ए बी रहता तो भी सही हो जाता, तो भी सही नहीं, आइदर और के केस में चला जाएगा। बाकी किसी में अगर सब्जेक्ट अपना जगह बदलता है तो बाबू वो आइदर और में नहीं जाता है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखोगे। समझ में आया। तो सब्जेक्ट पोजीशन चेंज किसमें, सम एंड नो के केस में अलाउड है, बाकी में अलाउड नहीं है, और है उसको सम एंड सम सेम स्टेटमेंट मान लो है, देखते हैं यहाँ पर हम चीज किस ए है सी बी है, देते कि सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, और कंक्लूजन नंबर 2 में दे देते हैं कि सम ए आर नॉट बी, तब आंसर क्या होता है। फिर वही चीज देखो, ए और बी में कुछ भी रिश्ता स्टेटमेंट कंफर्म नहीं किया है तो ये भी मेरा नो आइडिया यानी डाउट पे चला जाता, और ये भी नो आइडिया यानी डाउट पे चला जाता। क्यों, क्योंकि कुछ ए बी होगा ये भी तुमको नहीं पता, कुछ ए बी नहीं होगा ये भी तुमको नहीं पता। तो पहला बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, या फिर हम पहले ही बताए थे दोनों रॉन्ग होना भाई एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन मार्क होना भी एक ही बात है, एक रॉन्ग एक क्वेश्चन मार्क होना भी एक ही बात है,
और एक क्वेश्चन मार्क के रॉन्ग होना भी एक ही बात है, वो सारे इसी कैटेगरी में फिट हो जाता है। और ध्यान रखना एक भी राइट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा मस्ट बी सेम, दूसरा पॉइंट चेक करेंगे तो देख रहे हो कि सर हाँ जी यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है। और तीसरा हम लोग चेक करेंगे केस चेक। तीसरा हम लोग क्या चेक करेंगे? केस। अब ये केस क्या है? तो केस में सम एंड नो का हम लोग समझ लिए। यहाँ देखो, यहाँ पर कंक्लूजन नंबर 1 में सम दिख रहा है और कंक्लूजन नंबर 2 में सम नॉट दिख रहा है। दिख रहा है ना, सम एंड सम नॉट। तो ये भी किस में चला जाएगा? आइदर और। बट एक चीज ध्यान रखोगे बाबू कि इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए, यानी ए के नीचे ए और बी के नीचे बी होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आया? समझ में आया? अब आखिरी, और वो कौन सा है? आखिरी केस हम लोग देखेंगे ऑल एंड सम नॉट का। तो यहां पर भी सेम फिगर बनाते हैं समझाने के लिए। स्टेटमेंट यहां पर ए है, यहां बी है, सॉरी यहां पर बी नहीं, यहां पर हम लोग ए, यहाँ सी, यहाँ पर बी करते हैं। अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1 में हम लिखते हैं ये वाला ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन नंबर 2 में हम लिखते हैं क्या है? सम नॉट। तो हम लोग कंक्लूजन नंबर 2 लिखेंगे सम ए आर नॉट बी, है ना। तो फिर वही चीज, सर ए और बी के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन मार्क दीजिए। सम ए आर नॉट बी, सर सारा ए बी होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, कुछ ए बी का होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो जब पता नहीं तो क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज, ये बोथ वाला में आ जाता है। कुछ फिर बार बार बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन मार्क भी एक तरह से रॉन्ग ही होता है, गलत भी हो जाए, दोनों गलत, दोनों क्वेश्चन मार्क एक गलत, तब भी तुम इसको कंसीडर करोगे। और उसके बाद सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, ये चीज का ध्यान रखोगे। और आखिरी होता है हमारा केस चेक, जिसमें हमको ध्यान देना है सर उसमें ऑल एंड सम नॉट है या नहीं। तो कंक्लूजन 1 में हमें ऑल दिख रहा है और कंक्लूजन नंबर 2 में हमें सम नॉट दिख रहा है। इसके अलावा, इन 3 के अलावा कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिक नाइदर नॉर में चला जाएगा, ध्यान रखना। और इसमें भी ए के नीचे ए और बी के नीचे बी होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान रखोगे। समझ में आया? तो ये पॉइंट, कुछ पॉइंट्स था आपको समझने के लिए। ये हमारा रीजनिंग का क्लास 1 था, है ना। बहुत जल्द हम लोग क्लास 2 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के आएंगे, तो बने रहना इसमें जरूर। और जाते जाते मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि 20 और 22 को चुनाव होने वाले हैं। तो मैं एक ही गुजारिश सबसे करूंगा, जो भी 18 साल से ऊपर है जिनको वोटर कार्ड बना हुआ है, कृपया अपने मतदान को ज़ाया मत होने देना, सोच समझ के वोट करना, अपना दिमाग लगाना, बहकावे पे मत आना। क्योंकि देखो कि लीडर जो है वो बहुत कुछ आपका भविष्य तय करता है। तो अपने विवेक से काम लेना। पढ़े लिखे हो, अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कुछ दिमाग है, सोचना समझना, बहकावे में मत आना, है ना। और वोट जरूर देना। सबको वोट देने का अधिकार हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में दिया। 18 साल से ऊपर हर कोई वोट दे सकता है। तो जिसका भी वोटर कार्ड बना हुआ है वो वोट देना, और जिसका नहीं बना हुआ है काइंडली बनवा लो, क्योंकि इसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में झारखंड का इलेक्शन होने वाला है, तो वहां काम आ जाएगा। और इस बीच में अगर मान लो वोटर कार्ड बन जाता है तो तुम, अभी झारखंड में 3 फेज में और इलेक्शन बचा हुआ है, पूरे भारत में ही अभी 2-3 फेज बचा हुआ है, एक 20 तारीख, एक 25 तारीख, एक 1 तारीख। तो जो जहां से भी देख रहे हो, अगर हो गया है अच्छी बात है, अगर इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो यार पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एक काबिल सरकार ही तुम्हारे आने वाले फ्यूचर्स को डिपेंड करेगा। तो अपने विवेक से काम लेना और वोटिंग जरूर करना। तब तक के लिए मैं सैंकी सर आप लोगों से विदा चाहता हूं, और बहुत जल्द क्वेश्चंस लेकर के मैं सिलोलिज्म का हाजिर होने वाला हूं।